क्वालिटी चेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे टोयोटा और होंडा बहुत ऑब्सेसिवली उन लोग क्वालिटी चेक करते हैं। मार्केट का जो डिमांड है ना, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आप गाड़ी का इंजन देखो, क्वालिटी देखो कि जब चला रहे हो कि राइड क्वालिटी कैसा है, स्टीयरिंग फील कैसा आ रहा है, सस्पेंशन क्वालिटी कैसा है, इन सब चीज़ों को देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम ज़ॉम्बी, ऑल्सो नोन एज मॉन्स्टर ज़ॉम्बी। और आज हम बहुत ही एक दिलचस्प टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसका वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। वो है होंडा का सेल्स इतना बुरा क्यों है। हम सबको पता है होंडा की गाड़ियाँ कितनी परफेक्ट होती है। रिसेंटली मुझे कमेंट सेक्शन पे भी व्यूअर ने पूछा था, गिव मी वन रीज़न व्हाई होंडा इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल व्हेन इट कम्स टू सेल्स। उसका आंसर मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप सबको उसका आंसर मिल जाएगा। मैंने जो एनालाइज किया है, इतने दिनों से जो मैंने रिसर्च किया है, उससे मुझे एक आंसर मिला है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली एक नंबर कार बनाती है होंडा, कोई कमी नहीं है, रिलायबल है, इंजन एक नंबर है, फिट एंड फिनिश एक नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिट एंड फिनिश में। और अगर होंडा एलिवेट का बात करें तो सेगमेंट का सबसे बेस्ट बूट स्पेस, सेगमेंट का सबसे बेस्ट केबिन स्पेस, ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज्यादा, टर्निंग रेडियस सबसे कम, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होंडा अकॉर्ड हो गया, सीआरबी, बीआरबी जो भी हमारे मार्केट में पहले हुआ करता था होंडा के, वो अभी भी चल रही है। इवन मेरे कमेंट सेक्शन में भी ऐसे बहुत लोग मिले हैं जो मुझे बोलते हैं कि उनके पास होंडा सिटी है या फिर होंडा अकॉर्ड है, जो अभी भी जब वो स्टार्ट करते हैं तो ऐसा फील होता है कि एकदम नई गाड़ी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सिंपल आंसर है, प्रॉब्लम ये है कि होंडा भर भर के फीचर्स नहीं देती है, प्लस इंजन ऑप्शंस भी काफ़ी लिमिटेड है, प्लस कार्स भी काफ़ी कम है। अभी होंडा के लाइनअप में बस तीन गाड़ियां हैं, होंडा एलिवेट जिसमें मैं अभी बैठा हुआ हूँ, होंडा सिटी एंड होंडा अमेज। तो बस तीन ही गाड़ियां, और अगर अगर आप सिटी के हाइब्रिड को भी काउंट करोगे तो लिटरली चार गाड़ियां हैं। तो बहुत ही कम ऑप्शंस है इंडियन मार्केट के हिसाब से। और इंडियन मार्केट का जो अभी डिमांड है ना, वो अभी बहुत ज़्यादा फीचर्स पे और टर्बो इंजन और हाइब्रिड के तरफ मूव हो रहा है। स्पेशली डिज़ाइन भी, डिज़ाइन अभी एक ट्रेंड चल गया है, वो कनेक्टेड हेडलाइट्स और कनेक्टेड टेल लैम्प्स, वो फ्यूचरिस्टिक एकदम कस्टम बिल्ड कार जैसा फील आने लग गया आजकल गाड़ियों में। तो हमारी जो टोटल ऑडियंस है, टोटल जो कार बायर्स है, उनका अटेंशन ज्यादा उस तरफ जा रहा है। ये जो गाड़ी का एक्सपीरियंस है ना, मैं काफी साल से मैनुअल कार्स चला रहा हूँ। सच बताओ तो मैं 15 साल की उम्र से मैं मैनुअल कार्स चला रहा हूँ और ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हो चुके हैं। और ये बात मैं आज बता दूं आप लोगों को वीडियो में कि रिसेंटली मुझे एक वीडियो में पूछा था कि भाई तू 20 साल का है, तू 20 लाख का गाड़ी कैसे खरीद लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे से बोला मुझे ये बात। और भी एक बंदे ने बोला कि एज के हिसाब से तो तू काफ़ी मैच्योर लगता है। कि मैं यंग नहीं हूँ भाई, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, मैं काफ़ी बुढ़ा हूँ। काफ़ी एक्सपीरियंस है गाड़ी चला चला के। और आप लोगों को बता दूं, मैं अरुणाचल से बिलोंग करता हूँ। मैं हिली रोड्स में, ऐसे कर्वी रोड्स में बहुत साल से गाड़ियाँ चला रहा हूँ, स्पेशली मैनुअल कार्स चला रहा हूँ। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है गाड़ियों को लेके, काफ़ी गाड़ियाँ चला चुका हूँ मैं। अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि कौन सा चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, क्या फीचर्स ज़्यादा ज़रूरी है, क्या इंजन का रिलायबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली मैं इसलिए आपको और अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि मैंने गलती की है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी सेम गलती करो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को देख के एक वाइज डिसीजन लो। पहली बात तो हमें ये बात समझना पड़ेगा, ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कौन से फीचर्स हमें चाहिए और कौन से फीचर्स बस बेकार के गिमिक्स हैं। होंडा के बारे में आपको पता है कि होंडा के जो बटन्स दिए हुए हैं, वो बटन्स की टैक्टिलिटी बहुत अच्छे हैं। आप जब यूज़ करोगे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और अभी जो कंपनी सारे टच बटन्स दे रहे हैं, वो बहुत ही एक बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा क्योंकि बटन्स बनाने के लिए ना कंपनी को ज़्यादा स्पेंड करना होता है, और टच बटन्स देने के लिए ना उनको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना होता है। दूसरी बात, एसी कंट्रोल्स में जो टच बटन्स दे रहे हैं, वो सबसे बड़ा गिमिक है। उससे बड़ा गिमिक मैंने नहीं देखा है। क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो, सोचो आप गाड़ी चला रहे हो, अब अचानक से आप ढूंढ रहे हो, यहाँ पे ऐसे करके ढूंढ रहे हो कि भाई किस से मैं एसी का फ़ैन बढ़ाऊंगा, किस में मैं मोड चेंज करूंगा। तो ऑब्वियसली इट्स ए डिस्ट्रैक्शन। इस बात को आप अच्छे से समझो कि कौन सा आपको ज़रूरी है, कौन सा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे फीचर्स हमें नहीं चाहिए, 2 दिन के बाद वो आप बोर हो जाओगे, सीरियसली बता रहा हूँ। रह जाती है बहुत सालों के लिए, तो वो है एक गाड़ी का इंजन। इंजन एक ऐसा चीज़ है जिससे आप बोर नहीं होंगे।
आप जितना भी गाड़ी चला लो, अगर इंजन रिलायबल है ना तो आपका मन हमेशा खुश रहेगा। बट फीचर्स का क्या है ना कि वो 1-2 साल के लिए ही रहते हैं। 1-2 साल भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक हनीमून पीरियड होता है। 6 महीने के बाद ही आप यूज़ नहीं करोगे उस फीचर को, ठीक है ना? तो अब प्रैक्टिकलिटी को समझो, प्रैक्टिकल है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होंडा इज़ बेस्ट, होंडा ही खरीदो। ऐसा बहुत सारे कंपनीज़ है जो रिलायबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए गाड़ियाँ बनाती है, जैसे कि टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, किसी हद तक मारुति सुजुकी भी सेम चीज़ करती है। उनका भी गाड़ियों में उतने इश्यूज़ नहीं हैं जितने टाटा और महिंद्रा में हैं। इस टॉपिक में मैं बाद में आऊँगा, बट मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर दोनों चीज़ चाहिए, आपको रिलायबिलिटी भी चाहिए और फीचर्स भी चाहिए, तो वो आपको हुंडई में मिल जाएगा। उसमें आपको दोनों चीज़ मिलेगा, बट एक प्रॉब्लम है हुंडई में, वो है उसका सेफ्टी। हुंडई क्रेटा का आपको आप सबको पता ही होगा, 3 स्टार रेटेड कार है। वन ऑफ द रीज़न जिसके लिए मैं हुंडई क्रेटा से आगे बढ़ के होंडा में आया था और होंडा एलिवेट पे ज़्यादा रिसर्च किया, क्योंकि 3 स्टार रेटिंग वाले गाड़ी तो मैं देखूंगा भी नहीं। स्पेशली हुंडई क्रेटा का जो डिज़ाइन है ना, पर्सनली मुझे एकदम पसंद नहीं। मुझे थोड़ा सा कन्वेंशनल डिज़ाइंस पसंद है, जैसा होंडा का है और टोयोटा का है। टोयोटा के भी कार्स मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली फॉर्च्यूनर, हाइलक्स, ये सब के जो डिज़ाइन है बहुत पसंद है मुझे। बट ऑब्वियसली वो बजट के काफ़ी बाहर है, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता। एनीवेज, इस बात पे आते हैं और आपको मैं बता दूं कि इस गाड़ी को ओन करने से पहले मैं टाटा नेक्सॉन चलाया करता था। उसका मैं वीडियो बनाया था, ये वाली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। टाटा नेक्सॉन में क्या क्या इश्यूज मैंने फेस किया था वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है उस वीडियो में। और टाटा नेक्सॉन से एलिवेट में मैंने जो मूव किया वो क्यों किया, उसके लिए भी मैंने ये वाला वीडियो बनाया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। टाटा नेक्सॉन से पहले मेरे पास हुंडई इओन थी 10 साल के लिए। अभी मैं आपको बता दूं कि हुंडई इओन में 10 साल के लिए चलाया। बहुत ही सिंपल इंजन था, नेचुरली एस्पिरेटेड, 800 सीसी का इंजन था लिटरली। बट फिर भी उस गाड़ी में 10 साल में मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ था। बस सर्विसिंग के लिए लेके जाता था, लेके आता था घर और चलाता था। बहुत चलाया हूँ मैं उस गाड़ी को, मतलब क्लोज टू 70,000 to 80,000 किलोमीटर्स में क्लॉक किया था उस गाड़ी में। और वो गाड़ी अभी भी हमारे फैमिली में चल रही है। तो हुंडई ओन करने के बाद मैं टाटा नेक्सॉन पे जब आया, खुश था शुरुआत में, क्योंकि देखो वो सच बताओ तो वो बहुत वैल्यू फॉर मनी कार थी। 10 to 12 lakhs में इतना बड़ा गाड़ी, इतने सारे फीचर्स, सनरूफ भी था उसमें। तो मतलब शुरुआत में मैं बहुत खुश था कि भाई सही डिसीजन है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कार है। बट धीरे धीरे मुझे पता चला कि नहीं, वो डिसीजन गलत था। इस बारे में मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ये वाली, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका है, आप जाके देख सकते हो। एनीवेज, अब आते हैं होंडा के प्रोडक्ट्स के ऊपर में कि होंडा इतने सारे प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में रखती है। आपको पता ही होगा कि होंडा अकॉर्ड, सीआरवी, बीआरवी, होंडा पासपोर्ट, पायलट, होंडा सिटी का हैचबैक वर्जन, होंडा सिविक, बहुत सारे ऑप्शंस है यूएस मार्केट। वो इसीलिए है क्योंकि यूएस मार्केट में ये गाड़ियाँ चल रही है, लोग खरीद रहे हैं। ये सब हमारे मार्केट में भी था, बट हम खरीद नहीं रहे थे, तो इसीलिए चले गए हमारे मार्केट से। सेम जो चीज़ फोर्ड के साथ हुआ। फोर्ड टॉप क्लास क्वालिटी के कार्स बनाते थे। फोर्ड इकोस्पोर्ट अभी तक मेरे लिस्ट में टॉप में है। अगर सीरियसली बता रहा हूँ, अगर फोर्ड इंडिया में रहता ना तो मैं शायद फोर्ड को भी अपने लिस्ट पे रखता। तो देखो फोर्ड के साथ क्या हुआ, अच्छे कार्स बनाते थे बट अब चली गई। और अब अभी हम अफसोस कर रहे हैं कि भाई फोर्ड के कार्स कहाँ गए, हमें फोर्ड के कार्स चाहिए। तो यही है बात, आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का जो डिमांड है ना वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर हमारा मार्केट का डिमांड सही डायरेक्शन में जाए, हम इंजन के रिलायबिलिटी से गाड़ी को चूज करें, फिट एंड फिनिश क्वालिटी से चूज करें, तो होंडा और टोयोटा का मार्केट इंडिया में भी अच्छा रहेगा। यूएस मार्केट के बारे में बता दूं, जो भी कार्स अभी यूएस मार्केट में हैं, जैसे होंडा अकॉर्ड हो गया, अगर वो इंडिया में आती है ना, पहली बात तो वो 40 से 50 लाख की होने वाली है। और 40 से 50 लाख में हमारे ऑलरेडी अच्छे मार्केट पकड़े हुए हैं, जैसे X1 हुआ, फॉर्चूनर हुआ, टिगुआन हुआ। तो ये सब ऑलरेडी मार्केट पकड़ी हुई है इंडियन ऑडियंस का। तो वही है बात। तो होंडा भी काफ़ी सेफ गेम खेल रही है। 3 ही कार्स रखे हैं इंडिया में, उन्हीं 3 कार्स में एकदम परफेक्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है और एकदम परफेक्ट इंजन प्रोवाइड कर रही है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई
ये वीडियो स्पॉन्सर्ड एकदम भी नहीं है और मैं कोई होंडा फैन बॉय भी नहीं हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सही और गलत का फर्क पता चले। अगर आपका सपोर्ट रहा तो शायद इन फ्यूचर में जाके मुझे कोई कोलैब मिल सकता है या फिर कोई मीडिया कार मिल सकता है, बट अभी इस मोमेंट पे मैं अपने ही गाड़ी पे वीडियोस बना रहा हूँ, मैं अपने ही दोस्तों के गाड़ियों पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो जरूर एक दिन मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी मिलेगी ताकि मैं उसमें बैठ के आपके लिए रिव्यू बना सकूं। तो सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ऑनेस्ट व्यूज एंड ऑनेस्ट रिव्यूज ला पाऊं। मेरे रिव्यूज आपको सही लगे तो प्लीज लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट करना अपने व्यूज होंडा के बारे में। और अगर आप एक होंडा ओनर हो ऑलरेडी तो बताना अपना एक्सपीरियंस अपने होंडा कार के साथ। तो अभी हम थोड़ा सा फोकस करते हैं फीचर्स के बारे में। अभी रिसेंटली मैं कुछ वीडियोस देख रहा था। टाटा सियरा बहुत ही एक हॉट टॉपिक है अभी। सभी लोग टाटा सियरा के वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे रिव्यूअर्स चेक कर रहे हैं। तो सारे रिव्यूज़ में मैंने यही चीज़ ऑब्जर्व किया है, चाहे वो पेड प्रमोशंस हो या ना हो, टाटा का जो क्वालिटी इशू है ना वो अभी भी है। ऑल्दो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि टाटा और महिंद्रा दोनों ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सीरियसली जैसे कार्स वो पहले बनाते थे वैसे अभी नहीं है। बहुत ही आधुनिक कार्स बना रहे हैं, बहुत ही फीचर्स दे रहे हैं, इंजन्स का भी बहुत सारा ऑप्शंस दे रहे हैं, बट क्वालिटी चेक में उनका अभी भी काफ़ी इश्यूज है। टाटा सियरा का वीडियो में आप लिटरली देख सकते हो कि पैडल शिफ्टर्स काम नहीं कर रहा है, पैनल गैप्स है, इनकंसिस्टेंट है, शार्प पैनल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ढंग से काम नहीं कर रहा है, तीन तीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है, उसमें से एक इंफोटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो यही है बात, क्वालिटी चेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसपे टोयोटा और होंडा बहुत ऑब्सेसिवली उन लोग क्वालिटी चेक करते हैं, जिसके वजह से गाड़ी इतने दिन चलती है। दूसरा ये भी रीज़न है क्योंकि होंडा पार्ट्स बाहर नहीं बेचती है। तो इससे क्या होता है कि वो क्वालिटी चेक को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। बेसिकली हम एक फ़ोन नहीं खरीद रहे, हम एक गाड़ी खरीद रहे हैं। गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका इंजन है। इंजन अच्छा होना है, फीचर्स भर भर के नहीं होना है। आपका फ़ोन का जैसे हालत हो जाएगा उसका। आप देख सकते हो, आप एक अपना ही एक बिहेवियर देख सकते हो। आप जब भी एक फ़ोन खरीदते हो 1 या 2 साल के बाद वो बोर हो जाते हो, क्योंकि वो फ़ोन आपको बस एक फ़ीचर प्रोवाइड करता है। सेम चीज़ गाड़ियों में भी अगर आप फीचर्स के भरोसे लोगे तो 1-2 साल बाद आप ज़रूर बोर हो जाओगे। अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हो लॉन्ग टर्म रखने के लिए, तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप गाड़ी का इंजन देखो, गाड़ी का क्वालिटी देखो कि जब चला रहे हो कि राइड क्वालिटी कैसा है, स्टीयरिंग फील कैसा आ रहा है, सस्पेंशन क्वालिटी कैसा है, इन सब चीज़ों को देखो। फीचर्स पे मत जाओ। फीचर्स पे जाओगे ना तो बोर हो जाओगे उस गाड़ी से, 1-2 साल बाद बेच दोगे। और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 3-3 इंफोटेनमेंट सिस्टम या फिर एकदम एक लॉन्ग इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्या हमें उस चीज़ का ज़रूरत है? नहीं है। एक छोटा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम हो जिसमें कि हमें रियर व्यू दिख जाए या फिर 360 कैमरा हो, बस काफ़ी है। सीरियसली बता रहा हूँ, उतना काफ़ी है। हम लोग अगर ज़्यादा फीचर्स के पीछे भागेंगे ना, एक दिन ऐसा आएगा ना कि स्टीयरिंग भी हम नहीं घुमाएंगे, बस गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी खुद से चला के आगे चले जाएगी। तो इस चीज़ को समझना है कि गाड़ी को इंसान जैसे चलाओ, ठीक है? गाड़ी को खुद चलने मत दो, रोबोट मत बना दो उसको कि भाई जैसे अभी सेल्फ ड्रिवन कार्स आ रहे हैं, तो सेल्फ ड्रिवन कार्स अगर आगे सेल्फ ड्रिवन कार्स अगर खुद चलाने लगे तो हमारा क्या काम है? एज ए एंथुजियास्ट, एज ए कार एंथुजियास्ट, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो चेंजेस देखी है इन 17 ईयर्स में, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। एक टाइम था जब हम मारुति 100 के सिंपल से सिंपल फीचर से भी खुश हो जाते थे। आप खुद ही देखो कि कितना इवोल्यूशन बढ़ चुका है। ज़रूरी है, टेक ज़रूरी है, एडास एक अच्छा फीचर है, 360 डिग्री एक अच्छा फीचर है, मैक्स कूल फीचर जो है मेरे गाड़ी में, गाड़ी फट से ठंडी हो जाती है। ये सब अच्छी फीचर है। कुछ कुछ फीचर्स अच्छे हैं, कुछ कुछ फीचर्स का ज़रूरत नहीं है हमें। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, गाड़ी जितना सिंपल रहेगी उतना ज़्यादा रिलायबिलिटी उसका रहेगा। आपको ये बात समझना पड़ेगा। दूसरी बात जो इंजन के बारे में बोल रहा था, नेचुरली एस्पिरेटेड के बारे में, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स मैंने क्यों चूज़ किया? क्योंकि 4 साल मैं टर्बो इंजन चला के पागल हो चुका था। मेरे से टर्बो इंजन एकदम संभाला नहीं जा रहा था, क्योंकि पहली बात तो मुझे बहुत टर्बो लैग मिल रहा था उसमें। सीरियसली बहुत टर्बो लैग मिल रहा था। मैं उससे पहले नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चलाया था मेरे हुंडई इओन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, बट टाटा नेक्सॉन में मुझे बहुत टर्बो लैग फील हुआ था। बेसिकली नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल का डिफरेंस आपको पता होना पड़ेगा। आप थोड़ा सा रिसर्च करना। ये वाली वीडियो मैंने देखी थी, सर ने बहुत अच्छे से समझाया था नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल का डिफरेंस। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
आप देखना ज़रूर, तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों नेचुरली एस्पिरेटेड का कार लिया। नहीं मुझे वो किक चाहिए, वो हाई स्पीड चाहिए भाई। जो 200 220 230 का जो ऐड दिखा रहे हैं ना सब लोग, कहाँ चलाओगे भाई? सीरियसली कहाँ चलाओगे? प्रैक्टिकली सोचो ना। 100 से 120 तक आप चलाते हो मैक्स टू मैक्स। मैं बैंगलोर में रहता हूँ और पास में एक एक्सप्रेसवे है जो बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे है, उसमें स्पीड लिमिट लगा हुआ है 100 और हज़ारों स्पीड कैम्स है। गलती से भी आपने 100 से एक दो कांटा भी आगे बढ़ा दिया ना तो आपको फाइन लग जाना है। तो यही बात है ना, आप इस बात को समझो अच्छे से कि सच बताओ तो इतना स्पीड का आपको ज़रूरत नहीं है इंडिया में। 200 की स्पीड में कहाँ चलाओगे? अगर चला भी लिए तो रिस्क रहता है भाई, पकड़े जाओगे या फिर एक्सप्रेस वे में पुलिस रहेगा, वो स्पीड कैम में पकड़ लेगा आपको। सिंपल सी बात है ना, वो बस एक दिखावा है। हाँ भाई मेरा गाड़ी भाई एकदम 200 के स्पीड में चलता है भाई, एकदम रॉकेट है रॉकेट। नहीं ज़रूरत है उस रॉकेट का। आपका कार 120 टू 140 में क्रूज़ करे उतना काफ़ी है भाई। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बहुत लॉन्ग ड्राइव्स कर चुका हूँ। मैं बैंगलोर से अपना टाटा नेक्सॉन लेके मैं गुवाहाटी गया हूँ, गुवाहाटी से मैं अरुणाचल गया हूँ। लिटरली 4000 किलोमीटर चलाया हूँ मैं। ठीक है, उसका भी वीडियो है ये वाली, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो मैं काफ़ी लॉन्ग ड्राइव्स किया हूँ और इस लॉन्ग ड्राइव्स में मैं यही बात समझा हूँ कि गाड़ी का ना इंजन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्मूथ इंजन होना बहुत ज़रूरी है। मैं एलिवेट को लेके भी लॉन्ग टूर्स किया हूँ अभी रिसेंटली, और बहुत ही अच्छा फीडबैक था। स्पेशली जो एनवीएच इशू जो बहुत लोग बोल रहे हैं ना, मुझे ना वो ठीक लगा, सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि एक नंबर बात है कि ज़्यादा इंसुलेटेड अगर हो ना केबिन, तो आपको फील नहीं होता कि आप गाड़ी में बैठे हो, ऐसा लगेगा कि एसी चला के सोफ़ा लगा के आप सो जाओ बस। तो लॉन्ग ड्राइव्स में मैंने जो लॉन्ग ड्राइव करते हो वो एग्री करेंगे इस बात में कि गाड़ी के अंदर में वो फील आना चाहिए कि आप गाड़ी चला रहे हो। वन ऑफ द रीज़न वाई आई डोंट ड्राइव ऑटोमेटिक कार्स, मैं मैनुअल हमेशा चलाता हूँ, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव्स में कुछ देर के बाद नींद आती है भाई, ज़बरदस्त। और अगर आफ्टरनून का वो लंच कर लिया ना भाई, आ हा हा, जो मस्त नींद आएगा आपको। तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे प्रेजेंट फील होना पसंद है गाड़ी के अंदर, कि गाड़ी का इंजन का साउंड आ रहा है, गाड़ी का इंजन का जो ग्रंट है वो फील आ रहा है। तब मुझे लगता है कि नहीं भाई सही है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ट्रैक्टर जैसे साउंड आ रहा है, ऐसा नहीं है, उतना साउंड नहीं आता है भाई। आप चलाओ, आप खुद टेस्ट ड्राइव करो, आपको पता चल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा इशू है इंसुलेशन का, वो ये है कि बरसात के मौसम में अगर आप ये गाड़ी चलाओगे तो अगर आप फ़ोन कॉल्स ले रहे हो गाड़ी में तो आपको सुनाई नहीं देगा कॉल्स ढंग से। तो वो एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है जो मुझे कभी भी एक डील ब्रेकर नहीं लगता है। ये मेरा राय है होंडा के इंजन के मामले में। होंडा सिटी भी मैं बहुत चलाया हूँ, होंडा सिटी में पहाड़ों में चला हूँ। मेघालय में मेरे एक दोस्त ने मुझे होंडा सिटी दिया था, मैं कम से कम 800 से 900 किलोमीटर चलाया हूँ, एंड आई वॉज इन लव विद दैट कार। मुझे एक होंडा सिटी चाहिए ताकि मैं वीडियो में दिखा सकूँ, तो वो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं अरेंज कर रहा हूँ, जल्द ही मुझे मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए एक नया वीडियो भी मैं लाऊंगा, होंडा सिटी वर्सेस होंडा एलिवेट, ये वीडियो का टाइटल रहेगा, देख लेना आप लोग। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कैसे पता चलेगा, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि फ्यूचर में अगर मैं लाऊँ तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो। तो जाते जाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि होंडा का सेल्स कम इसीलिए नहीं है कि वो गाड़ी ख़राब है। होंडा का सेल्स कम इसीलिए है क्योंकि हमारे डिमांड्स अलग है। हम कुछ और चाहते हैं, होंडा कुछ और प्रोवाइड कर रही है। हाँ, होंडा कोप अप कर सकती थी, होंडा भी हुंडई के जैसा कस्टमर डिमांड के हिसाब से अपना गाड़ी बना सकती थी, बट होंडा एक अपने ही स्टाइल में काम करता है। होंडा टोयोटा दोनों ही अपने ही स्टाइल में उन लोग काम करते हैं। कस्टमर का डिमांड हो या ना हो, वो अपना क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए होंडा का सेल्स कम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, और अभी तक के लिए बाय बाय।